Hello everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are going to study about class 6 Social and Political Life chapter 3 What is Government. इससे पहले हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं इस बुक के. आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या है. हम ऐसे बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट चेंज हो गई है, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने ये नए स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ने हमारी टेरिटरी को सिक्योर किया, तो ये गवर्नमेंट क्या है. फाइन. तो आज के चैप्टर में हमारा टॉपिक ही ये है कि व्हाट इज गवर्नमेंट. फाइन. Every country needs a government to make decisions and get things done. These can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity. यहाँ articles देखिए आप. Government sought to protect rights of unorganized workers. Government को जो है वर्कर्स के राइट प्रोटेक्ट करने हैं. गवर्नमेंट को जो है प्लान्स बनाने हैं कि फ्लड से कैसे टैकल किया जाए. गवर्नमेंट को जो है कोल एंड पावर सेक्टर के बारे में सोचना है. गवर्नमेंट को जो है कहीं स्कार्सिटी आई, कहीं ड्रॉट आए, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आए, उसके बारे में सोचना है. गवर्नमेंट को जो है अनियन के प्राइस फिक्स करने हैं. हम देखते हैं ना कि साल में 1-2 बार ऐसा आता है कि अरे प्याज इतना महंगा हो गया, 100 रुपये किलो बिक रहा है. फाइन. तो वो क्या है? इन्फ्लेशन आ रहा है. फाइन. तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या आर्टिकल है कि गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ अनियंस. सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस, गवर्नमेंट ने कहा. तो इन सारे आर्टिकल्स में एक क्या कॉमन वर्ड हमें मिल रहा है कि गवर्नमेंट. फाइन. तो ये गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट हर एक कंट्री की ज़रूरत है. फाइन. एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट. हर एक कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत है बहुत सारे रीजंस की वजह से. कौन कौन से रीजंस? जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो डिसीजंस लेती है एंड काम को इम्प्लीमेंट करती है. फाइन. जैसे कि डिसीजन, कौन से डिसीजन? रोड कहाँ बनाने हैं, स्कूल्स कहाँ बनाने हैं, कॉलेजेस कहाँ बनाने हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कहाँ बनाने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. प्याज का प्राइस कैसे कम करना है, अनियन टमाटो का प्राइस कैसे रिड्यूस करना है. फाइन. कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बढ़ानी है, कम करनी है, पानी की सप्लाई बढ़ानी है, कम करनी है, कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. तो इसलिए हमने बोला कि एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट. फाइन. हर एक कंट्री की नीड है गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relation with other countries. और क्या क्या काम है गवर्नमेंट के? बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स चलाना. जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है MC नरेगा. इसमें क्या है? ये एक सोशल प्रोग्राम है जिसमें कि गांव में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है. तो ये कौन रन करता है? गवर्नमेंट रन कर रही है. जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है कि गरीब लोगों को अनाज जो है 2 रुपये में, 3 रुपये में मिलेगा. ये कौन रन कर रही है? गवर्नमेंट रन कर रही है प्रोग्राम. जैसे मिड डे मील स्कीम है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे एक टाइम का खाना मिलेगा. ये कौन प्रोग्राम रन कर रहा है? गवर्नमेंट रन कर रही है. तो इसलिए हमने बोला कि गवर्नमेंट जो है सोशल प्रोग्राम्स भी रन करती है. सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी गवर्नमेंट ही प्रोग्राम्स रन करती है ताकि जो गरीब लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो सके.
तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो गरीब लोगों के लिए हैं, उनके बेनिफिट के लिए, जैसे ये एमजी नरेगा स्कीम है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, मिड डे मील स्कीम्स हैं। ये बहुत सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट अपने पैसों से रन करती है, सॉरी टैक्स पेयर के पैसों से रन करती है, ताकि पुअर जो सेक्शन है उनको भी फ़ायदा हो सके। तो ये भी एक क्या है, वर्क है गवर्नमेंट का। उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ और काम क्या है, जैसे रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। जो इंडियन पोस्ट है वो किसका है, वो भी गवर्नमेंट का है। तो वो गवर्नमेंट सर्विस है ना, आप जाते हो, आप स्पीड पोस्ट कराते हो, ऑर्डिनरी पोस्ट कराते हो, तो बहुत ही सब्सिडाइज रेट में आप देखते हो ना कि आप गए पार्सल लेके कि ये स्पीड पोस्ट कर दो, तो पोस्ट ऑफिस में आप जाते हो, तो वो किसका है, गवर्नमेंट रन है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, फाइन। तो गवर्नमेंट ऐसे सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और क्या सर्विसेज हैं, रेलवे की सर्विसेज है, इंडियन रेलवेज, ये किसकी है, ये भी गवर्नमेंट की सर्विस है, फाइन। तो ये क्या है, गवर्नमेंट की सर्विसेज भी हैं। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने हैं रोड बनाने के, बिल्डिंग्स बनाने के, कंस्ट्रक्शन के, एंड पुअर के लिए जो है प्रोग्राम्स, स्कीम्स रन करनी है, सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी है, जैसे पोस्टल सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज। और क्या काम करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का काम हमारे कंट्री की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना, फाइन। ये भी बहुत ही एक मेजर काम है गवर्नमेंट का। जैसे जो बाकी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो और नेशंस हैं, उनके साथ शांति बना के रखना, पीसफुल रिलेशंस रखना। ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट बस जब मन करे तब लड़ाई कर ली, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें पीसफुल जो है रिलेशंस मेंटेन करने पड़ते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो ये पीसफुल रिलेशंस कौन मेंटेन करता है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है। हमारी कंट्री की बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना कि कोई दूसरा एनिमी नेशन हम पे अटैक ना कर दे, डिफेंड करना कंट्री की बाउंड्रीज़ को, ये किसका काम है, ये भी गवर्नमेंट का काम है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. When there are natural disasters like tsunami or an earthquake, it is government that mainly organizes aid and assistance for affected people. जैसे कि सुनामी आई थी ना 2004 में, जैसे 2004 की सुनामी थी, फाइन। अर्थक्वेक इतनी बार हिट करता है, तो जो लोग इफ़ेक्ट होते हैं सुनामी में, इतने सारे लाखों लोग मर गए थे ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, फाइन। तो उन लोगों को हेल्प करना, जो अर्थक्वेक हिट एरियाज़ हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आया, जैसे कि 2001 में कच्छ भुज में जो अर्थक्वेक आया, तो वहाँ पे इतने सारे लोग मर गए, तो उन लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, वो किसका काम है, वो भी गवर्नमेंट का काम है, फाइन। तो ऐसा कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स जब आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ जब आती हैं, फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं, अर्थक्वेक, सुनामीज़, तो इन सभी से जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी हेल्प करना, ये किसका काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। उनको एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये किसका काम है, गवर्नमेंट का ही एक फंक्शन है। दूसरा क्या है कि ये इंश्योर करना कि जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, जो सभी जो लोग हैं, उनके पास खाने के लिए इनफ रिसोर्सेज हो। इसीलिए तो जो है NFSA एक्ट पास किया गया था 2013 में। इसमें क्या है कि जैसे जो BPL फैमिलीज़ हैं, जो बहुत गरीब परिवार हैं, जो कि इतना महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बहुत ही सस्ते रेट्स में 2 रुपये kg, 3 रुपीज़ kg पे व्हीट राइस जो है अवेलेबल कराया जाता है। क्यों कराती है गवर्नमेंट, इसीलिए कराती है क्योंकि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सारे सिटीजन्स के पास जो है खाने के लिए इनफ फूड हो, इनफ रिसोर्सेज हो खाने के लिए, एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़।
हेल्थ इंश्योर करना भी गवर्नमेंट का ही एक फंक्शन है। हम देखते हैं ना कि बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, PHCs हैं। PHC क्या होते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, राइट, जो गांव में होते हैं, रूरल एरियाज में। तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ये कौन रन करता है? जो डिस्पेंसरीज हैं ये गवर्नमेंट रन करती है, ताकि लोग आके फ्री में वहाँ पे अपना इलाज कर सकें। तो ये सभी क्या है? फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के, कि लोगों सिटीजन्स के पास इनफ फूड हो, खाने के लिए जो है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इनफ खाना हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, ताकि जब वो बीमार पड़े अपना फ्री में जाकर इलाज करवा सके। तो ये किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, कोई कैलामिटी आती है, तो गवर्नमेंट ही इंश्योर करती है कि जो लोग इफ़ेक्टेड हैं उस नेचुरल डिज़ास्टर से उनकी हेल्प करी जाए। हम ये देखते हैं ना कि जब सुनामी आई, अर्थक्वेक आई, तो जो आर्मी को रेस्क्यू करने को भेज दिया, NDMA जो है अपने एक्ट्स के अकॉर्डिंग जो डिज़ास्टर फोर्सेस हैं उनको भेज देती है, ताकि लोगों को सेफली बचाया जा सके एंड उनको खाना प्रोवाइड किया जा सके। जैसे कि जब केदारनाथ में जो फ्लड्स आए थे, वहाँ पे जैसे आर्मी की टीम गई, तो हमारी जो फोर्सेस हैं उनको भेजा गया ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके एंड उनको फूड पैकेट्स, खाना प्रोवाइड किया। तो ये सभी क्या है? गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फाइन, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फंक्शंस पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट्स भी क्या है? गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। फाइन, कोर्ट मतलब जैसे हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो कोर्ट्स क्या है? कोर्ट्स भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। गवर्नमेंट की जो है 3 ऑर्गन्स हैं। फाइन, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, एक जुडिशरी है। तो ये क्या है? गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो गवर्नमेंट का ही एक पार्ट जुडिशरी है। जो कोर्ट्स हैं, जो जितने अदालत हैं, वो सभी क्या है? गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। जैसे यहाँ पे देखो, सम एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, तो ये क्या है? गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। ये क्या है? एक PSU है, भारत पेट्रोलियम। ये क्या है? एक PSU है ना, तो ये भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। ये क्या है? इंडियन रेलवेज, तो ये भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। तो ये सभी क्या है? गवर्नमेंट के वेरियस पार्ट्स हैं, और गवर्नमेंट इन्हीं के थ्रू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करता है। Some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. हम जब अपनी जैसे अभी हम इंडिया में बैठे हैं, फाइन, तो अगर कोई एनिमी कंट्री कोई अटैक करता है इंडिया पे, तो इंडिया क्या है? अपने फोर्सेस की हेल्प से डिफेंड करता है एंड इन टर्न अटैक भी करता है। तो हम एज अ सिटीजन्स जो हैं, हम सेफ फील करते हैं कि हाँ, जो बॉर्डर पे जो हमारी फोर्सेस हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो जो फोर्सेस हैं वो भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, ताकि लोग जो है सेफ फील कर पाएँ। फाइन, और देयर इज़ ऑल्सो अ नीड टू कंट्रोल द रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज को हम कंट्रोल ना करें, जैसे पानी है, लैंड है, अगर हम इसको ऐसा अगर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल ना करे, तो ये क्या है कि लोग इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? उसके लिए प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। तो कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए जो सभी पे इक्वली एप्लीकेबल हो। सो there have to be some rules that apply to everyone, every
citizen. Governments do this on behalf of people by exercising leadership, taking decisions, implementing these among the people living in their territory. So गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के ही बिहाफ पे रूल्स बनाएगी. जो हम लीडर्स चूज़ करते हैं वो लीडर्स रूल्स बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो हमारी टेरिटरी में रह रहे हैं. सो इस तरह से गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज़ एक्सरसाइज करती है. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक गवर्नमेंट है वो ही सारे फंक्शन पूरे कर देगी. तो डिफरेंट क्या है, लेवल्स हैं गवर्नमेंट के. नाउ दैट यू नो दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल for so many different things, can you think of how it manages to do all these? हमने ये चीज़ देखी ना कि गवर्नमेंट इतने सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म करती है. रोड्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ का देखना, एजुकेशन का देखना, टेरिटरी को सिक्योर करना, अपना डिफेंस का देखना, फोर्सेस का देखना, सभी लोगों की नीड्स, खाने का देखना. तो ये सभी काम किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं. तो ये गवर्नमेंट जो है ये कैसे मैनेज करती है सारी चीज़ों को? ऐसा तो नहीं कि एकदम सो के उठे सारी चीज़ें मैनेज हो गई, ऐसा नहीं होता है ना. तो उसके लिए क्या है, बहुत सारे लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट के. गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल्स पे काम करती है. कौन कौन से लेवल्स पे काम करती है? लोकल लेवल पे, लेवल ऑफ द स्टेट एंड नेशनल लेवल. तो ये क्या है, 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के. इन अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट काम करती है. लोकल लेवल पे, एक गांव के लेवल पे, एक छोटे टाउन के लेवल पे, एक शहर के लेवल पे, एक स्टेट के लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे. इसको समझते हैं ज़रा. ये आप देखिए मैप पहले, ये इंडिया का मैप है. फाइन. अब ये जो पूरी टेरिटरी है हमारी, ये जो पूरी टेरिटरी है ये एक टेरिटरी है. मतलब कौन सा लेवल है ये? नेशनल लेवल. फाइन. ये क्या है? नेशनल लेवल है. ये सपोज ये जो एक स्टेट है ये क्या है? ये कौन से लेवल पे हुआ? स्टेट लेवल पे. फाइन. और यहीं पे अगर इसी स्टेट में सपोज कोई यहाँ पे, जैसे कोई एक गांव है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर गांव है, शहर है, तो ये क्या हुआ? ये लोकल लेवल पे हुआ. फाइन. तो आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को कि इस पूरी टेरिटरी पे, इस पूरे इंडिया की जो गवर्नमेंट है, एक हमारी पूरी टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो क्या है? यूनियन गवर्नमेंट है. यूनियन गवर्नमेंट या फिर नेशनल लेवल पे. फाइन. इस चीज़ को समझ रहे हैं ना आपकी पूरी टेरिटरी जो है हमारी, पूरे इंडिया की जो एक नेशन की गवर्नमेंट है वो है नेशनल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट. किसी एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं ना, जैसे सपोज ये जो महाराष्ट्र स्टेट है. फाइन. ये आंध्र प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है. तो अलग अलग स्टेट्स है ना, तो इन अलग अलग स्टेट्स की क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है. इनकी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है. तो 28 स्टेट्स है ना, तो 28 स्टेट्स की क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है. फाइन. हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है. और इन स्टेट्स के अंदर जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट्स हैं, लोकल लेवल पे जैसे पंचायत है, या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, ये क्या हैं? ये लोकल लेवल पे हैं. फाइन. तो इस चीज़ को आप समझ रहे हो ना कि सबसे पहले क्या है? नेशनल लेवल है, एक नेशन की गवर्नमेंट, फिर हर एक स्टेट की गवर्नमेंट और फिर हर एक लोकल गवर्नमेंट. तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से डिफाइंड है.
The local level means in your village, town or locality. The state level would mean that which covers an entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. तो country, entire country, पूरे कंट्री के लिए कौन सी गवर्नमेंट है? नेशनल लेवल पे। फाइन, ये क्या हुआ? पूरे कंट्री का मतलब नेशनल लेवल। हर एक स्टेट के लिए, ईच स्टेट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है। फाइन, और लोकल जैसे विलेज या फिर टाउन्स, इनके लिए क्या है? लोकल गवर्नमेंट है। तो ये क्या हुए? ये हुए लेवल्स। कि हमने जो फंक्शंस की बात की कि गवर्नमेंट के इतने सारे फंक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स में परफॉर्म करती है, तो वो इन लेवल्स में परफॉर्म करती है। Laws and the government. The government makes laws and everyone who lives in the country has to follow these. This is the only way governments can function. Government function कैसे करती है? Government क्या करती है? Laws बनाती है। फाइन, कानून बनाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें कि मान लो जैसे आप बाइक से, मोटरसाइकिल से, कार से ट्रैवल कर रहे हो। फाइन, तो ट्रैवलिंग के ट्रैफिक पुलिस ने कुछ रूल्स बनाए हैं ना कि विदाउट हेलमेट नहीं ट्रैवल करना है ना, गाड़ी में सीट बेल्ट पहनना है। तो ये क्या है? रूल्स हैं। रूल्स हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, कुछ लॉज हैं। अगर आप बिना हेलमेट जा रहे हो, बिना सीट बेल्ट के जा रहे हो, तो क्या होगा? फाइन लगेगा, कुछ केसेस में इम्प्रिजनमेंट होता है। तो ये क्या है? रूल्स बनाए हैं सारे सिटीजन्स के लिए, और अगर जो सिटीजन्स हैं वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो पनिशमेंट मिलती है। तो ये लॉज कौन बना रहा है? ये लॉज बनाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ही फंक्शन है लॉज को बनाना एंड इम्प्लीमेंट करना। Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decisions. मतलब कि गवर्नमेंट लॉज बनाती भी है और उनको इम्प्लीमेंट भी करती है। ऐसा तो नहीं है ना कि बस एक लॉ बना दिया कि आपको हेलमेट पहन के जाना है, पर आपको कोई देख ही नहीं रहा है, आपको कोई आके ट्रैफिक पुलिस वाला रोकेगा ही नहीं, कैमरास भी आपको नहीं पकड़ रहे हैं, तो उस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिला। इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिला मतलब लॉ, अगर खाली लॉ बना के छोड़ दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपने डिसीजंस को एनफोर्स भी करती है। फाइन, तो लॉज बनाना ये भी एक फंक्शन है गवर्नमेंट का। एनी पर्सन फॉर एग्जाम्पल कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use. अगर सिर्फ लॉ बना के छोड़ दिए, उनको इम्प्लीमेंट ना किया, तो गवर्नमेंट की जो पावर है उसका ज़्यादा यूसेज ही नहीं रह जाएगा। फाइन, तो गवर्नमेंट व्हाट मेक्स लॉज एंड प्लस व्हाट इम्प्लीमेंट दीज। तो ये दोनों फंक्शंस जो हैं गवर्नमेंट के हैं। In addition to any action that governments can take, there are also steps that people can take if they feel a particular law is not being followed. लोग भी जो है steps ले सकते हैं apart from government. कैसे? Example देखिए, that they were not hired for a job because of their religion or caste. He or she may approach the court and claim that the law is not being followed. जैसे कि हमारे कंट्री में लॉ है, रूल है ना कि अगर कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब आपको आपके मेरिट के बेस पे मिलेगी, है ना। इस बेस पे नहीं मिलेगी ना कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आपका रिलीजन मैटर नहीं करता।
गवर्नमेंट जॉब आपको आपके कास्ट के बेसिस पे भी नहीं मिलेगी ना, कि आप एक सर्टेन कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको मिल जाएगी। तो एक रूल है, एक लॉ है कि सभी सिटीजन्स जो हैं इक्वल हैं, इक्वालिटी का रूल है ना, कि सभी जो है इक्वल हैं, इक्वली compete करेंगे एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब सपोज क्या होता है कि सपोज कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन से, मान लीजिए कोई हिंदू या कोई मुस्लिम, कोई एक रिलीजन से कोई एक पर्सन जाता है और उसको जॉब डिनाई कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि नहीं, आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। तो क्या ये चीज़ सही है? सही तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट करती है इक्वालिटी को। गवर्नमेंट ने तो लॉज बना दिए हैं कि हम सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे। अगर किसी जॉब के पर्पस के लिए इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो वो पर्सन क्या, कोर्ट जा सकता है। फाइन, तो वो कोर्ट जा सकता है और वो बोल सकता है कि देखो गवर्नमेंट ने तो ये लॉ बनाया था लेकिन इस लॉ का वायलेशन हो रहा है, इस लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इस रीज़न से वो पर्सन कोर्ट जा सकता है एंड कोर्ट जो है उसके बाद ऑर्डर्स दे सकता है। कोर्ट क्या देगा? ऑर्डर देगा कि क्या किया जाना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। फाइन, तो अगर कोई लॉ का वायलेशन हो रहा है, अगर कोई लॉ को नहीं मान रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, तो उस केस में अ पर्सन कैन ऑल्सो गो टू द कोर्ट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? Who gives the government this power to make decision and enforce laws? हमने स्टार्टिंग से ये पढ़ा ना कि गवर्नमेंट की ये फंक्शन है, ये काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये पावर देता कौन है? आखिर गवर्नमेंट के पास ये पावर कहाँ से आई कि हमने जो रूल बना दिया वो ही फॉलो होगा? और क्यों फॉलो करें? कौन दे रहा है ये पावर गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को जो ये पावर दे रहा है वो वहाँ के सिटीजन्स दे रहे हैं, वहाँ के लोग दे रहे हैं, हम और आप ये पावर दे रहे हैं। फाइन, और ये एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे? कि उस कंट्री में जो है किस टाइप की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे जो वर्ड आता है वो आता है टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि किस टाइप की गवर्नमेंट उस कंट्री में रूल कर रही है। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि मान लो उस कंट्री में डेमोक्रेसी है, किंग रूल है, मोनार्की है, क्या है वहाँ पे, कौन सी गवर्नमेंट है? तो इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव गवर्नमेंट दिस पावर। डेमोक्रेसी में, जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है वहाँ पे लोग जो हैं वो पावर देते हैं गवर्नमेंट को। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। Once elected, these persons form the government. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में, इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है। इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, तो वोट, जब वोटिंग होती है, हम वोट देने जाते हैं, हम वोट से क्या कर रहे हैं? हम वोट देकर एक लीडर को चूज़ कर रहे हैं कि हमने सपोज मिस्टर एक्स को चूज़ कर लिया है। अब वो जो मिस्टर एक्स जो चूज़ हुआ है वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेगा, उनको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसमें पावर किसने दिया? हमने दिया ना। तो क्या किया? पीपल हैव पावर, लोगों के पास पावर है और वही जो लोग हैं वही गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं। पावर कैसे दे रहे हैं? अगर हम इलेक्ट करेंगे, हमने उनको चूज़ किया तो वो डिसीजंस लेंगे। अगर हम उनको चूज़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम किसी और को वोट कर रहे हैं, हम किसी और को चूज़ कर रहे हैं। तो हमने गवर्नमेंट बनाई, हम गवर्नमेंट को ये पावर दे रहे हैं। फाइन, तो किसी डेमोक्रेसी में पीपल गिव पावर टू द गवर्नमेंट। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। इसका क्या मतलब है कि एक डेमोक्रेसी में सपोज हम अगर चूज़ कर रहे हैं लीडर्स को, हम इलेक्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमें आंसरेबल है। गवर्नमेंट अगर कुछ गलत डिसीजंस लेती है, कुछ गलत एक्शंस लेती है, तो गवर्नमेंट को लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। ये किसमें? सिर्फ डेमोक्रेसीज में पॉसिबल है। दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? मोनार्की। मोनार्क मतलब किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस
and run the government. He final decision making power remains with the monarch. इसका क्या मतलब है कि अगर जहाँ पे किसी किंग या क्वीन, राजा या रानी अगर किसी देश में रूल कर रहे हैं तो वहाँ पे पावर किसके पास है? फाइनल पावर किसके पास है? उस राजा या रानी के पास है. फाइन, तो वो क्या है? फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है. अगर किसी राजा ने कोई रूल बनाया कि कल से ये रूल लागू होगा तो वहाँ के लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं ना, एंड वो राजा आंसरेबल भी नहीं है क्योंकि राजा मोनार्क है, मोनार्की रूल है वहाँ पे. तो अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस. जैसे कि हमने डेमोक्रेसी में देखा कि गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है ना कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, ऐसे किंग्स और क्वींस को अपने डिसीजंस को जो है एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है. तो ये डिफरेंस है एक मोनार्की और डेमोक्रेसी में. फाइन. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में क्या है, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. Democracies में क्या है कि people choose their leaders. People choose their leaders. ये डेमोक्रेसी में है. मोनार्की में क्या है कि ऑलरेडी किंग रूल है, राजा या रानी का रूल है. डेमोक्रेसी में लोग चूज कर रहे हैं. तो जैसे इंडिया पहले ब्रिटिशर्स रूल करते थे, ब्रिटिश राज था, तो इंडिया में जो नेशनलिस्ट जो लोग, इतने सारे लोग, पूरा नेशन हमारा इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंस दिलाई, फ्रीडम दिलाई. तो बहुत सारे लोगों के स्ट्रगल का जो रिजल्ट है वो है फ्रीडम. अगर इतने सारे लोग मिलकर ना फाइट करते इंडिया के लिए तो इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिलती. तो डेमोक्रेसी क्या है, एक स्ट्रगल का रिजल्ट है. बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, बहुत सारे लोग जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया एंड इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला. तो बाकी वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ में जो है इसी तरह डेमोक्रेसी मिली कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आई. You now know that main feature of a democracy is that people have the power to elect their leaders. So in a sense democracy is ruled by people. हमने इतनी देर से हम जो पढ़ रहे हैं हम यही बात कर रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी में क्या है, लोग चूज करते हैं अपने लीडर्स को. तो इन अ वे हम क्या कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में रूल किसका है, पीपल्स रूल है. फाइन. डेमोक्रेसी में इट इज रूल ऑफ द पीपल. मोनार्की में क्या है, रूल बाय द किंग. यू गेटिंग द डिफरेंस ना कि डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल एंड मोनार्की इज रूल बाय द किंग. द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूलर्स. जो लोग हैं ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रूलर्स को बना रहे हैं. तो ये एक डेमोक्रेसी में ही. These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. आज के समय में कोई गवर्नमेंट जो है खुद को डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकती तब तक, कब तक, जब तक कि उसके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना हो. इस वर्ड का क्या मतलब है, जैसे इंडिया में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न रखा कॉन्स्टिट्यूशन में. वो प्रोविज़न था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइज मीन्स टू वोट. फाइन. यहाँ पे क्या मतलब है, वोट करना, कि हर एक इंडियन के पास राइट हो वोट करने का. पहले ऐसा नहीं होता था. नॉर्मली बहुत ही कम जो पॉपुलेशन है इंडिया की, मान लो लगभग सिर्फ जो है उस टाइम पे 10% पॉपुलेशन ही एलिजिबल थी वोट करने के लिए. ऐसा क्यों, क्योंकि वो एजुकेटेड लोग थे, रिच क्लास थी
एंड जो रॉयल फैमिलीज थे, जो एजुकेटेड क्लास थे, सिर्फ वही अलाउड थे वोट करने के लिए। नॉर्मल जो मिडिल फैमिलीज, पुअर फैमिलीज, उनको वोट करने का कोई अधिकार नहीं था, उनका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं था डेमोक्रेसी में। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, इंडिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो है ऐड किया गया, वो प्रोविज़न था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का। इसका क्या मतलब है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, स्टेटस, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, हर एक इंसान को जो कि अडल्ट है, प्लस 18 ईयर्स है, उसके पास राइट है वोट करने का, राइट है पार्टिसिपेट करने का गवर्नेंस पे। जैसे इस इमेज में हम देख रहे हैं, ये एक पोलिंग स्टेशन है, ये एक ओल्ड एजड मैन है जो कि वोट करने के लिए आए हैं, और ये एक, जैसे आप देखते हो ना, वोट करने के बाद यहाँ पे एक उंगली पे एक निशान जो है मार्क बना देते हैं ताकि हम दोबारा अपना वोट ना दे पाएँ। फाइन, तो वो मार्क इसीलिए होता है ताकि दोबारा हम वोट ना दे पाएँ। तो चाहे कोई भी इंसान गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, कोई भी कास्ट, स्टेटस, रिलीजन, कुछ भी हो, हर एक के पास जो है राइट है वोट करने का। तो ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, ऐड किया गया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का, दैट एवरी अडल्ट हैज़ अ राइट टू वोट। This means that all adults in the country are allowed to vote, but it was not always like this। जैसे मैंने बताया ना कि हमेशा से ऐसा नहीं था, सिर्फ अराउंड 10% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसी को अधिकार था वोट करने का। बट ग्रेजुअली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया ड्राफ्टिंग में, तो उस टाइम ये प्रोविज़न ऐड किया गया कि हर एक अडल्ट 18 प्लस जो है वोट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। In their earliest forms, governments allowed only men who owned property and were educated to vote। वो लोग जो पढ़े लिखे, जो सो कॉल्ड एजुकेटेड क्लास थी, उसमें भी सिर्फ जो मेन थे, फाइन, उन्हीं को राइट था, और जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो रिच थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को राइट था वोट करने का। बाकी लोगों के पास, जैसे कि वुमेन को भी ये राइट नहीं था वोटिंग का। जो गरीब लोग थे, जो वुमेन थी, जो अनएजुकेटेड क्लास थी, उनके पास राइट नहीं था वोट करने का, वो लोग वोट नहीं कर सकते थे। फाइन, तो उस टाइम वोट क्या है, एजुकेशन, स्टेटस, उस पर डिपेंड करता था। लेकिन अब क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। द कंट्री वॉज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दिस फ्यू मैन मेड। जैसे 10% जो पॉपुलेशन है उसको वोट करने का राइट है, सिर्फ जो एजुकेटेड, जो रिच है, वही वोट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इतने से लोग मिलकर ही कंट्री को गवर्न करेंगे, कंट्री के लिए रूल्स बनाएंगे। फाइन, तो इसलिए ओनली फ्यू मैन हैव दीज राइट्स। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of majority। बहुत ही कम लोग मिलकर, बहुत थोड़े से लोग मिलकर जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए रूल्स बनाते थे। Several people, including Gandhi ji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote। This is known as universal अडल्ट फ्रेंचाइज। इसी को हमने बोला कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। जो हमारे लीडर्स हुए, जो विजनरी लीडर्स हुए, जैसे गांधी जी भी, तो उन्होंने सभी ने मिलकर क्या किया, इस अनफेयर प्रैक्टिस को रोका कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ कुछ लोग ही मिलकर क्यों रूल्स बनाए पूरी कंट्री के लिए। तो उसी के बाद जो है ये प्रोविज़न ऐड हुआ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार है वोट देने का। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं, गवर्नमेंट वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे परफॉर्म करती है, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। उसके बाद हमने बात करी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। 3 डिफरेंट जो हैं लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, एक नेशनल लेवल है, एक स्टेट लेवल पे, एक लोकल लेवल पे।
तो ये क्या है, गवर्नमेंट्स ऑफ लेवल हैं। तो गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, लेवल्स क्या हैं, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे बिहेव करती है, मोनार्की में गवर्नमेंट कैसे जो है रूल्स बनाती है, तो इन सभी के बारे में आज हमने इस लेक्चर में बात करी। तो नेक्स्ट हम आगे ऐसे ही सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे एंड आगे के लेक्चर्स में हम नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू फॉर द क्लास।